हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। आई एम योर जतिन सर। और आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4, दैट इज बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाले यहाँ पर, एंड टॉपिक भी बहुत ही मजेदार है, समझने में मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या चीजें देखनी है आज के लेक्चर में देख लेते हैं। एक देखना है मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग देखेंगे हम लोग, एंड दूसरा देखेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, क्या है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, सबके बारे में बात करेंगे, बारी बारी से डिटेल में जाकर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखो यहाँ पर ओवरऑल दो इंस्टीट्यूशन की बात होगी, एक होगा आरबीआई, दूसरा होगा कमर्शियल बैंक। कीप इन माइंड, ठीक है, ये पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये थीम लेकर चलना है कि आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक जो है वो मेजर प्लेयर्स है मार्केट के अंदर, ये मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए। उसमें डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो है आरबीआई, ऑथोरेटिव फैक्टर जो है वो है आरबीआई। Let's talk about the meaning. बोल रहे कि policy undertaken by RBI for regulating the supply of money in order to maintain economic stability. See, मार्केट को बैलेंस करने के लिए डिमांड मस्ट बी इक्वल टू द सप्लाई होना चाहिए, है ना। डिमांड एंड सप्लाई स्लाइटली डिफर करेगा तो चलेगा, बट नियर बाय होना चाहिए। बट इफ यू फाइंड अ वास्ट डिफरेंस, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इन्फ्लेशन, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, रिसेशन या फिर डिप्रेशन हो सकता है। बट व्हेन यू फाइंड डिमांड एंड सप्लाई, मैं बात कर रहा हूं मनी सप्लाई की, ठीक है, व्हेन यू फाइंड मनी सप्लाई कॉन्स्टेंटली इन अ रेगुलर फ्लो, एक्सेसिव फ्लो भी नहीं चलेगा, लेस फ्लो भी नहीं चलेगा, एक प्रॉपर फ्लो में पैसा, मनी सर्कुलेशन मार्केट में चलता रहना चाहिए। To maintain money supply in the market, to get the economic stability in the market, गवर्नमेंट आरबीआई जो अपने अलग अलग मॉनेटरी मेजर्स को अप्लाई करके मार्केट को स्टेबल करता है, उसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। The purpose, the objective of this policy is to get एक तो economic stability, एक to regulate the money flow in the market and to achieve specific targets of the economy for the growth and development, we can say, right? तो ये थीम है, एक बार पढ़ लेते क्या है। But a policy undertaken by the RBI for regulating the supply of money in order to maintain economic stability. Okay, यहाँ तक बात हुई थी हमारी। Keeping into the consideration the process of economic development and the interest of the public, that is called as a monetary policy. ठीक है, यानी कि आरबीआई जो है इट यूजेस डिफरेंट मेजर्स ये रहे, क्वांटिटेटिव मेजर्स है, क्वालिटेटिव मेजर्स है, फॉर व्हाट पर्पस, टू गेट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कीपिंग इन माइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। यही है आपकी डेफिनेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, क्वांटिटेटिव मेजर्स। एक चीज माइंड में रखो कि अगर आरबीआई चाहे तो हमसे खर्चा भी करवा सकता है, और अगर आरबीआई चाहे तो हमारे पैसे कहीं इन्वेस्ट भी करवा सकता है। या सही सुना आपने, अगर आरबीआई चाहे तो हमसे इन्वेस्टमेंट भी करवा सकता है, या फिर वो चाहे तो हमसे खर्चा भी करवा सकते हैं। नहीं, वो डायरेक्टली आकर ऐसे मतलब न्यूज पर आकर बोलेंगे नहीं ऐसा, बट कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी मार्केट के अंदर के जहां पर यू विल फाइंड कि भाई दिस टाइम इज बेटर टू इन्वेस्ट। सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि भाई यहां पर अभी इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं रखा है, रादर देन एक्सपेंडिचर कर लेते हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कोई नहीं, चलो पॉइंट में आएगा तब बता दूंगा। क्वांटिटेटिव मेजर्स विच इज आल्सो नोन एज अ जनरल मेजर्स, जहां पर बैंक रेट है, रेपो एंड रिवर्स रेपो है, स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन है, सीआरआर है, एसएलआर है, ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन,
स्टरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट अगेंस्ट शॉक ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। टोटल कितने हैं? 7 पॉइंट्स आर देयर। 7 अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के पास टू मैनेज द इन्फ्लेशन और रिसेशन। देखो, इन्फ्लेशन की परिस्थिति क्या होती है कि जहां पर एक्सेसिव मनी सप्लाई हो जाता है। समझो, एक्सेसिव मनी सप्लाई के चलते क्या हो जाता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आने लगता है। अब पैसा ज्यादा आ गया, उसके चलते वो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे क्योंकि जेब गर्म है आपके पास, पैसा बहुत आ गया आपके पास, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, अननेसेसरी डिमांड करेंगे। इनकम बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ेगा, हमारा स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अब डिमांड तो इतनी बढ़ने लगी है बट सप्लाई उतनी नहीं बढ़ रही है। जो चीजों की आप डिमांड कर रहे हैं सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। मीनवाइल यहां पर होगा एक इम्बैलेंस, और वो इम्बैलेंस कहीं ना कहीं शॉर्टेज क्रिएट करेगा। शॉर्टेज अगेन प्राइस रेज में कन्वर्ट होगी और ये इन्फ्लेशन को और बढ़ावा देगा। समझ रहे हो, ये इन्फ्लेशन को और बढ़ावा देगा। सो मीनवाइल ये सिचुएशन में इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास डिफरेंट मेजर्स है। अब दूसरी परिस्थिति समझ लीजिए, क्या तो कि रिसेशन या फिर डिप्रेशन की मैं बात करूं, डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं, रिसेशन की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर सप्लाई ज्यादा है और वी कैन से डिमांड कम है, तो वो रिसेशन में कन्वर्ट होगा, राइट। इन दैट केस मार्केट से जो मनी फ्लो है वो कम हो गया है, मनी फ्लो इंजेक्ट करना पड़ेगा। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों का परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है, लोग नई चीज खरीद नहीं पा रहे, है ना। और जो प्रोड्यूसर्स है वो स्टॉक ऑलरेडी बनाकर बैठे हैं। अब नया स्टॉक बनाने में वो भी घबरा रहे हैं, पीछे जो अभी पड़ा है वो तो बिक जाए एक बार, और कहीं छोटे मोटे वर्कर्स को ले ऑफ किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी उसको निकाल भी दिया जाता है। मार्केट में अभी मतलब सप्लाई है नहीं, नया प्रोडक्शन करना नहीं है, तो आप कल से छुट्टी पर हो। फिर जब डिमांड वापस से रिज्यूम होगी, नए प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, आपको वापस बुला लेंगे, काइंड ऑफ। ये रिसेशन वाले टाइम है जिसको हम मंदी कहा जाता है। ठीक है, क्या है भाई, मार्केट में मंदी चल रही है। हाँ, ये चीज है। आपको लगेगा कि रिसेशन में महंगाई सस्ती, देखो महंगाई कभी सस्ती नहीं होती, प्राइसेस वही रहते हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों के पास परचेजिंग पावर डिक्रीज होने लगता है, लोगों की जॉब जाने का खतरा बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा बढ़ जाता है, तो वो रिसेशन है। टू कम आउट फ्रॉम दिस रिसेशन, गवर्नमेंट को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, एचएनआई को, एफआई को नया पैसा मार्केट में डालना पड़ता है टू रिवाइव द इकोनॉमी, उसको पटरी पर लाने के लिए। जैसे कि कोविड में मार्केट पूरा बिल्कुल मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको खड़ा करने के लिए, रिवाइव करने के लिए क्या एक पुश की जरूरत थी, एक धक्का मारने की जरूरत थी। तो गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग मेजर्स अप्लाई करके मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया। एचएनआई जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आई। ऐसा करते 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 धीरे धीरे 1-1.5 साल के अंदर मार्केट फिर से क्या है, अपना एक रेगुलर रिदम पा लिया। तो ये मैंने आपको 2 डिफरेंट सिनेरियोस बताए कि भाई इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या परिस्थिति होती है और रिसेशन के टाइम पर क्या परिस्थिति होती है। चलो, मेजर्स को कैसे यूज करें। पहला है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट, अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है, बैंक रेट। हालांकि एक बात बता दो कि बैंक रेट जो है वो पहले यूज होता था, अभी के टाइम पर बैंक रेट यूज नहीं करती है सरकार, उसके बदले रेपो और रिवर्स रेपो यूज करती है। ठीक है, बट फिर भी समझना पड़ेगा बैंक रेट होता क्या है। अब देखो, देयर आर 2 इंस्टीट्यूशन, एक है कमर्शियल बैंक, दूसरा है आरबीआई। दिस इज आरबीआई, दिस इज कमर्शियल बैंक। व्हेन कमर्शियल बैंक नीड सम मनी, दे गो टू द आरबीआई। ठीक है, हमें लोन की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, एसबीआई, बीओबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। और जब ये सब बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ जाती है, वो आरबीआई के पास जाती है। और जब आरबीआई को जरूरत पड़ती है तो वो आईएमएफ के पास जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये पूरा चेन है, लिंक है। खैर, अब वापस आ जाते हैं पॉइंट पर। मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है, वो गया आरबीआई के पास, भाई हमें ज्यादा फंडिंग चाहिए, पैसे चाहिए करके। अब आरबीआई भी उसको कोई फ्री में तो पैसे देगी नहीं भाई, वो अपना एक रेट बताएगी। हाँ, वो अपना एक रेट बताएगी। और दूसरा क्या है कि भाई उनको कुछ सिक्योरिटीज जो है वो वहां पर
गिरवी रखनी पड़ेगी। कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास अपनी कुछ सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आरबीआई जो है उनको कुछ रेट प्रोवाइड करेंगे। अब रेट का ही पूरा खेल है। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई जो है ये बैंक रेट ज्यादा, मतलब हाई रेट पर बेचेंगे, ठीक है। हाई रेट ज्यादा रखने का पर्पस आरबीआई का ये है कि शायद ये जो कमर्शियल बैंक है वो मना कर दे फंड ज्यादा लेने से, क्योंकि आरबीआई का पर्पस ये है कि ऑलरेडी मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तुम हमसे फंड ले जाओगे, अगेन मार्केट में पैसा डालोगे, हाँ, लोगों को लोन में पैसा दोगे, जो फिर से इन्फ्लेशन में मतलब बढ़ावा देगा। सो दैट हो सके उतना मार्केट में पैसा कम रहे तो अच्छा है। तो आरबीआई ने सीधा सीधा तो मना नहीं किया कमर्शियल बैंक को, बट रेट थोड़ा ऊंचा दिया। शायद कमर्शियल बैंक मना कर दे कि इतने ऊंचे रेट पर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है। और फिर भी अगर वो लेकर गया तो फिर वो आगे जो अपने कस्टमर्स है उनको जब लोन बेचेगा तो वो भी एक बड़े ऊंचे रेट पर ही बेचेगा, क्योंकि उसको ऊपर से ऊंचे रेट पर मिला है पैसा, तो आगे भी हायर रेट पर बेचेगा। शायद वहां पर कस्टमर मना कर दे, लोग मना कर दे कि इतना महंगा लोन है तो फिर रहने दो, नहीं चाहिए मुझे। और मीनवाइल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कटौती होगी वो जो मनी फ्लो है उसके ऊपर। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास फंडिंग के लिए जाता है, इन केस ऑफ शॉर्टेज के टाइम पर पैसे मांगने जाता है, एंड द रेट विच इज ऑफर्ड बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक, इट विल बी हायर। और ये जो मैंने थीम आपको बताई ना अभी, ये थीम आप लगभग 80 to 90% पॉइंट के अंदर यही थीम चलेगी। आप यही पॉलिसी माइंड में लेकर चलना, यही थीम माइंड में लेकर चलना। कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास जाना, अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई उसको ऊंचा रेट ही ऑफर करेगी, यही कीपिंग इन माइंड कि शायद कमर्शियल बैंक हमसे क्रेडिट ना ले, शायद हमसे ये फंडिंग ना ले। अगर वो फंडिंग नहीं लेगी तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, ठीक है, ये थीम रहेगी। क्योंकि आरबीआई ये चाहती है कि इन्फ्लेशन इज द सिचुएशन वेयर द ऑलरेडी हायर मनी फ्लो इज देयर, उसको कम करना है, बढ़ाना नहीं है। अब रिवर्स सिनेरियो, मान लीजिए कि भाई बैंक रेट के लिए अभी परिस्थिति चल रही है रिसेशन की, और रिसेशन के टाइम पर वो कमर्शियल बैंक गया आरबीआई के पास फंडिंग के लिए, उनको शॉर्टेज पड़ गई, कैसे भी पैसों की जरूरत पड़ गई, आरबीआई के पास गया, तो आरबीआई यहां पर खुशी खुशी पैसा देगा उसको, और वो भी सस्ते रेट पर देगा। क्योंकि यहां पर आरबीआई चाहती है कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा लोन वगैरह मार्केट में दो। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी पैसे इंजेक्ट करने का टाइम है, पैसे डालने का टाइम है, समझे। रिसेशन चल रहा है ना, मंदी चल रही है, तो मंदी में पैसा जितना ज्यादा डलेगा उतना इकोनॉमी ऊपर आएगी। तो वो चाहती है कि भाई कमर्शियल बैंक थोड़ा ज्यादा पैसा इंजेक्ट करे मार्केट में, और वहां पर जो रेट ऑफर किया जाएगा रिसेशन में, इट विल बी लोअर रेट। ठीक है, पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। तो आपको दो बातें यहां पर कंक्लूड की जाएगी कि कमर्शियल बैंक गोज टू आरबीआई अंडर द इन्फ्लेशन सिचुएशन, तो इन्फ्लेशन में आरबीआई उसको हायर रेट ऑफर करेगी। रिसेशन वाले टाइम के अंदर अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गई तो उसको लोअर रेट ऑफर किया जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब बात आती है ये कैसे वर्क करता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बैंक रेट अभी चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया। ये ना लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन था। अब कभी कभी क्या है, कमर्शियल बैंक वाले इतना लॉन्ग टर्म 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नहीं चाहिए सर, मेरे को तो मतलब एक आध वीक के लिए पैसा चाहिए। अब वो ट्रांजेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए बना था, ठीक है। सो मीनवाइल गवर्नमेंट ने वो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन को अलविदा कह दिया, बंद कर दिया, एंड थोड़ा फ्लेक्सिबल ट्रांजेक्शन बनाने के लिए दे इंट्रोड्यूस्ड रेपो रेट सिस्टम। ठीक है, यहां पर आपका बैंक रेट जो है वो खत्म हुआ, राइट। अच्छा, एक चीज और रह गई यहां पर। मैंने कहा कि बैंक जब इन्फ्लेशन होता है तो हाई रेट पर फंडिंग करेगी, राइट, तो उसको कहा जाता है डियर मनी पॉलिसी। और जब रिसेशन होगा और बैंक अपना बैंक रेट नीचा रखेगा, इजी रखेगा, सस्ता रखेगा, उसको कहा जाता है चीप मनी पॉलिसी। 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डियर मनी पॉलिसी मतलब क्या,
या फिर व्हाट डू यू मीन बाय चीप मनी पॉलिसी? 1 मार्क क्वेश्चन में आता ही है, याद रखना जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2 मार्क 3 मार्क के लिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बन जाता है, याद रखना जरा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हालांकि है तो यही बैंक रेट वाली चीज हम यहां पर बात करेंगे, बट स्लाइट वेरिएशन के साथ। मुझे एक बात बताओ कि जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो सपोज मैं गया, भाई मुझे 20 लाख की लोन चाहिए, ये कोई किराना की दुकान थोड़ी है कि भाई तुम ऐसे गए और लेकर आ गए। फॉर्मेलिटीज होती है ना, हाँ फॉर्मेलिटीज तो होती है। चलो फॉर्मेलिटी फिर मिल जाएगी क्या? नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें चेक करेंगे। और 20 लाख के सामने वो मुझसे कुछ मॉर्गेज करवाएंगे क्या? डेफिनेटली करवाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही फ्री में लोन नहीं मिलती, मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? हाँ, यही पॉइंट यहां पर मुझे यूज करना है। देखो परिस्थिति 1, इन्फ्लेशन है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाती है पैसे उधार लेने के लिए। दे नीड सम मनी, दे आर इन शॉर्टेज। वही ऊपर वाली बात फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। कमर्शियल बैंक है, आरबीआई के पास पैसे चाहिए सरजीव में, इन्फ्लेशन चल रहा है, पता है कि मार्केट में ऑलरेडी मनी सर्कुलेशन ज्यादा है, ये माहौल में पैसे जितने कम मार्केट में जाए उतना अच्छा है। अब रेपो रेट जो है समझाता हूं, इसमें आरबीआई फंडिंग तो अलाउ करेगी, बट जैसे आप जानते हो कि वो हाई रेट से अलाउ करेगी, वैसे ही हाई रेट है यहां पर। और एक चीज, जो सपोज मैं कमर्शियल बैंक हूं, सामने आरबीआई है, तो मैंने जो फंडिंग उठाया उसके सामने मुझे कुछ असेट्स गिरवी रखनी पड़ेगी, मुझे कुछ सिक्योरिटीज गिरवी रखने पड़ेगी आरबीआई के पास। राइट, बात को समझना जरा। और विद द कंडीशन, मैं कंडीशन कर रहा हूं आरबीआई के साथ कि देखो ये सिक्योरिटीज जो है ना मेरी, मुझे 1 हफ्ते में वापस चाहिए, मैं 1 हफ्ते में आपकी लोन लौटा दूंगा, मुझे ये सिक्योरिटी 1 हफ्ते में वापस चाहिए। ठीक है, तब आप कितने रेट पर मुझे वापस करोगे? एंड द रेट विच इज ऑफर्ड बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक फॉर द रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज अ रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब ही रीपर्चेज रेट होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कमर्शियल बैंक ने जो अपनी असेट गिरवी रखी है, जो सिक्योरिटी गिरवी रखी है आरबीआई के पास, उसको छुड़ाने का जो पैसा होता है, उसका छुड़ाने का जो रेट होता है, रीपर्चेज करने का जो रेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेपो रेट। अब ये रेपो रेट इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई बढ़ाकर बोलेगी, ताकि कमर्शियल बैंक शायद मना कर दे, डिनाई कर दे लोन लेने से। राइट, एंड अगर फिर भी वो लेकर जाते हैं, अगर फिर भी वो लोन लेकर जाते हैं, देन वही बात कि अगर उनको हाई रेट से लोन मिली है तो शायद वो आगे अपने कस्टमर्स को भी हाई रेट पर लोन बेचेंगे, वहां पर शायद कस्टमर मना कर दे लोन लेने से। ये सिनेरियो है। अब बात आती है रिवर्स रेपो रेट की। आई होप के रेपो रेट आपको समझ में आ गया है। राइट, अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट जो है अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना कि भाई फिलहाल रेपो रेट कितना चल रहा है। इफ यू नो प्लीज कमेंट मी। राइट, वो कमेंट करके बताना। और रिवर्स रेपो रेट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या है? यहां पर आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास जाती है, पार्टी बदल के, बात वही रहेगी, सिर्फ पार्टी बदल गई। पहले जो बायर था वो भी सेलर बन गया, जो पहले सेलर था वो भी बायर बन गया। ठीक है, बायर कौन है अभी? बायर आरबीआई है, और सेलर कौन है? कमर्शियल बैंक। आरबीआई गोज टू द कमर्शियल बैंक और वो पैसे मांग रहे हैं। अभी आपको ये जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा कि सर क्या बोल रहे हो, आरबीआई कमर्शियल के पास क्यों जाएगा, वो खुद आरबीआई है। उसके 2 कारण है। कभी कभी आरबीआई जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बैंक के पास जाता है, एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए। एंड उससे भी बड़ा रीजन, एस्पेशली इन्फ्लेशन स्पेशल अगर मैं रीजन बताऊं, तो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक, सपोज ये कमर्शियल, ये आरबीआई, आरबीआई बोल रही है कि भाई हमें आपसे कुछ लोन चाहिए, हमें कुछ पैसे चाहिए, आप दोगे हमें?
बोले देंगे सर, इसीलिए तो बैठे यहाँ पर, ठीक है। और वो आरबीआई से करोड़ों रुपए जो है वो लोन के तौर पर लेकर जाती है। कौन लेकर जाता है? आरबीआई। अब ये जो कमर्शियल बैंक है उसके पास जो पैसे पड़े थे लोन देने के लिए मार्केट में, वो अभी कम हो गया कि नहीं भाई? उनका जो व्हाट वी कैन से पोजेशन था पैसों का, मनी का, जो उन्होंने बचा के रखे थे टू सर्कुलेट इन द मार्केट, वो कम हो गया कि नहीं? है कि नहीं? गेम समझ में आया? आरबीआई ने इनसे इसका वो जो पावर था वही छीन लिया। हाँ, आरबीआई को थोड़ा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा इसके बारे में, बट खैर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई ये काम भी करेगी। कमर्शियल बैंक से उनका पावर ही छीन लेंगे। कमर्शियल बैंक को तो फायदा ही फायदा है। देख भाई, मैं तो बाहर किसी को लोन देकर कमाऊंगा कि आरबीआई को लोन देकर कमाऊंगा, मेरे को तो कमाने से मतलब है भाई। जरूरी नहीं कि मैं लोगों को लोन देकर ही कमाऊं। आरबीआई आ गई, चलो बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया, एक ही बार में निपट गया, वहां से वो इंटरेस्ट कमा लेंगे। अब यहां पर वही बात होगी कि द रेट विच इज ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई कॉल्ड एज अ रिवर्स रेपो रेट। जैसे पहले क्या था, द रेट विच वाज ऑफर्ड बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक वाज द रेपो रेट। अब यहां पर रिवर्स रेपो रेट, द रेट ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई कॉल्ड एज अ रिवर्स रेपो रेट। बात आ गई समझ में? अगेन वही बात होगी कि भाई कमर्शियल आरबीआई ने अपनी कुछ सिक्योरिटी पार्क की होगी कमर्शियल के पास। आरबीआई ने उनसे कंडीशन की कि देख भाई ये सिक्योरिटी मैं खरीदने आऊंगा, तुम कितने रेट पर बेचोगे, और जो रेट ऑफर करते हैं उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, इसको कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी कहा जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी कहा जाता है। कभी कभी क्या है, कमर्शियल बैंक एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाती है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाती है उनको, और मीनवाइल वो आरबीआई से पैसे मांगने जाती है। तो देयर इज अ सम स्पेशल विंडो फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, इमरजेंसी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब देखो ये ट्रांजैक्शन रेपो में नहीं होगा। आरबीआई ने क्लियर किया कि देखिए जो अभी तू इमरजेंसी वाला ट्रांजैक्शन कर रहा है वो स्पेशल विंडो में कर रहा है, रेपो रेट में नहीं होगा। बोले ठीक है सर, मुझे चाहिए पैसे, अभी दे दीजिए आप। एंड जो भी रेट ऑफर किया जाएगा फ्रॉम आरबीआई टू दी कमर्शियल बैंक, वो इन्फ्लेशन के टाइम पर हायर रेट ऑफर किया जाएगा, रिसेशन के टाइम पर लोअर रेट ऑफर किया जाएगा, ठीक है। थीम तो वही, मैंने कहा ना 90% ऑफ द पॉइंट के अंदर थीम वही रहेगी। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, फर्क इतना है कि भाई रेपो रेट जो है वो एक व्हाट वी कैन से शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन है। शॉर्ट टर्म माने कितना शॉर्ट टर्म है सर? एक दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है, 15 दिन का भी होता है, वेरी फ्लेक्सिबल। और ये फ्लेक्सिबिलिटी बैंक रेट में नहीं थी, इसलिए रेपो रेट को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब स्टेबिलाईजेशन और रेपो रेट में क्या फर्क है? एक तो बात यह है कि भाई ये रेपो रेट में नहीं होगा, ये स्पेशल विंडो में होगा, चलो एग्री। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि भाई यहां पर जो सिक्योरिटीज आरबीआई उनसे लेगी कमर्शियल बैंक से, इट विल डिफर फ्रॉम रेपो रेट, है ना। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सिक्योरिटीज वो एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम द कमर्शियल बैंक टू पार्क। रेपो रेट में जो होगी उससे अलग काइंड ऑफ सिक्योरिटीज वो उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, राइट। एंड तीसरी बात, the rate will be higher than repo rate. The rate will be normal situation में, इन्फ्लेशन को थोड़ा साइड पे रख देते, ऐसे ही नॉर्मल सिचुएशन में भी ये जो स्पेशल विंडो वाला ट्रांजैक्शन है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाला, तो यहाँ पर वैसे भी रेट थोड़ा ज्यादा ही रहेगा कंपेयर टू दी रेपो रेट। सो दिस इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कीप इन माइंड, थीम तो वही चलती रहेगी, बट सब में वो थीम रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, आता है कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर। सीआरआर, ठीक है। सीआरआर क्या है? तो कि सीआरआर ये चीज है कि जिसमें अभी आप एग्जांपल से समझो। एग्जांपल ऐसा है कि सपोज हम बैंक में गए और हमने एफडी करवाया बैंक के पास 1 लाख रुपए का,
ठीक है, बैंक का काम क्या होता है, तो कि भाई टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड टू ग्रांट द लोन। और वो लोन किस में से देते हैं, तो कि भाई हमारी जो डिपॉजिट्स आती है उनमें से ही वो लोन प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ लोन, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अच्छा, बट पैसे कहाँ से आते हैं, तो कि भाई लोगों ने जो एफडी वगैरह करवाई है उनमें से ही वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लोन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मुझे लोन में ऑफर किया, सॉरी एफडी में ऑफर किया 6.5%, वहीं पर उसने लोन में 10%, 12% कमाए, और बीच का जो मार्जिन हुआ 12%, 12% में से 6 मुझे दे दिए, तो 6 वो कमा लिए। दिस इज हाउ बैंक वर्क्स। एग्री, चलो समझ में आ गई बात आपको। अब 1 लाख रुपीस की जो डिपॉजिट है, अभी आपने कहा कि जो डिपॉजिट है एफडी है उन्हीं में से वो लोग लोन प्रोवाइड करेंगे, बट 1 लाख पूरे के पूरे उनके पास नहीं होंगे। 1 लाख पूरे के पूरे लोन देने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होते। As per the rule of RBI, they have to keep aside some part as a CRR। यानी कि मान लीजिए कि भाई 10% अमाउंट है उनको साइड पे रखनी पड़ेगी, मतलब 10,000 उसको साइड पे रखना पड़ेगा। अभी और एक चीज साइड पे रखनी पड़ेगी, इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। मान लीजिए कि भाई वो भी 10% है, नहीं वो 10% नहीं हो सकता, मिनिमम 25% है, ठीक है। और फिर जो बचता है, फिर जो अमाउंट बचती है 35 तो ये निकल गए, फिर बाकी जो बचा है ना, वो आरबीआई सॉरी कमर्शियल बैंक लोन के तौर पर या इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है वो दे सकती है। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। अभी एसएलआर को भूल जाओ, मान लीजिए कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सीआरआर की, 10%, तो ये कितना बचा 90%। अब जब बैंक को ये जरूरत लगती है कि भाई अभी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एंड वी विश कि भाई कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन वगैरह ना दे, बट वो ऐसा स्ट्रिक्टली मना नहीं कर सकते भाई तुम लोन मत देना, वो एक तरीका यूज करेंगे। उन्होंने कहा कि अब 20% सीआरआर है, फॉर एग्जाम्पल, इतना ज्यादा होता नहीं है बट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब सीआरआर जो है वो 20% हो जाएगा, तो उनके पास अमाउंट लोन के लिए कितना बचेगा 80%, लाइक दैट। बात आ गई समझ में। तो सीआरआर एज अ इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज करते हैं कैश रिजर्व रेशियो के, जो भी लोन्स वगैरह सॉरी जो भी एफडी मिलती है, एफडी में से पूरा पूरा अमाउंट वो लोन में नहीं दे सकते या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसमें से कुछ हिस्सा कुछ पोर्शन उनको साइड पे रखना पड़ता है, समझे क्या। जब उसको जरूरत लगेगी कि इन्फ्लेशन है तो वो रेट बढ़ा सकते हैं सीआरआर का, जब उनको लगता है कि भाई मतलब रिसेशन है तो ये रेट गिरा सकते हैं। आई थिंक 13%, 6 to 13% का हमारा सीआरआर का रेशियो चल रहा है, राइट। आगे बात समझ में, सीआरआर क्या है और कैसे यूज करते हैं। इन्फ्लेशन में सीआरआर बढ़ा देंगे, रिसेशन में सीआरआर को कम कर देंगे। वन मोर पॉइंट, सीआरआर एक्चुअली होता किस लिए होता सर, तो एक पर्पस तो मैंने आपको बताया कि भी इन्फ्लेशन रिसेशन को मैनेज करने के लिए हो गया है ना। दूसरा उसका बेसिक पर्पस ये बताती है आरबीआई कमर्शियल बैंक को कि यू हैव टू कीप सम कैश विथ यू। माना कि वो बंदा 5 साल के लिए एफडी करके गया, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 5 साल बाद ही आएगा, मैच्योरिटी पर ही आएगा। मुझे इमरजेंसी आ गई, मैं 6 महीने में पैसे लेने चला गया, तो 1 साल बाद चला गया, तो बैंक थोड़ी मना कर सकते भाई आपका तो 5 साल का एफडी था ना, आप 1 साल बाद क्यों आ गए, आपके पैसे तो मैंने लोन में दे दिए, नहीं अभी मेरे पास, ऐसा थोड़ी बोल सकती है। आपके पैसे तो इन्वेस्ट हो गए, अभी नहीं हमारे पास, बैंक मना नहीं कर सकती हमें। देखो सारे कस्टमर्स बिफोर मैच्योरिटी भी नहीं आएंगे और सारे कस्टमर्स ऑन द मैच्योरिटी ही आएंगे, वैसा भी नहीं है। इसलिए ऐसा समझो कि भाई कुछ रेशियो, कुछ पोर्शन, कुछ पैसे जो है वो साइड पे रखे जाते हैं ताकि उनको स्मूथनेस रहे ट्रांजैक्शन में। कोई ऐसा मतलब आ गया इमरजेंसी केस के अंदर, भले एफडी था, भले टाइम पीरियड मैच्योरिटी पीरियड लंबा था, बट फिर भी बिफोर मैच्योरिटी आ गया, तो उनका ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए उनके पास ऑन हैंड लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए सीआरआर होता है। और दूसरा पर्पस मैंने आपको बताया कि भाई वो इन्फ्लेशन या रिसेशन में एज अ टूल यूज करते हैं उसको। इन्फ्लेशन में सीआरआर बढ़ा देंगे, रिसेशन में कम कर देंगे। फिर आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर क्या है, तो जैसे हमने सीआरआर को समझा
तो ओवर एंड अबाउ सीआरआर देयर इज अ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये जो एसएलआर है वो क्या है, तो कि भाई सीआरआर तो रखना ही पड़ेगा आपको, कैश रिजर्व रेशियो तो है ही कमर्शियल बैंक को कंपलसरी। उसके अलावा एक चीज और समझ लो कि भाई बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास टाइम डिपॉजिट होता है एंड डिमांड डिपॉजिट होता है। एफडी वगैरह टाइम डिपॉजिट में आता है एंड जो पैसा हमारे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पड़ा है वो डिमांड डिपॉजिट में आता है। समझ गए? आपको पता तो होगा ही, एफडी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सेविंग या करंट वाला पैसा रूटीन में यूज होता है। तो टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट करके जितना भी टोटल अमाउंट है बैंक के पास, कमर्शियल के पास, उन सबका 25% अमाउंट उसको साइड पे रखना पड़ेगा। सीआरआर हाँ वो तो है ही, प्लस एसएलआर। कैश में, गोल्ड में, सिक्योरिटी में, किसी भी तरह से आप कैश में रख सकते हो, आप गोल्ड के तौर पर रख सकते हो, आप सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हो, बॉन्ड वगैरह कुछ भी, बट कैसे भी करके आपको टोटल 25% एसएलआर में भी पैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एसएलआर ये है। फिर से वही बात कि अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो एसएलआर को बढ़ा देंगे ताकि बैंक के पास कम पैसा ऑन हैंड रहे लोन देने के लिए। एंड अगर डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो ये एसएलआर का रेट कम कर देंगे ताकि बैंक के पास थोड़ा स्कोप रहे, थोड़ा ज्यादा पैसा रहे लोन वगैरह देने के लिए। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ कहा जाता है। यहां पर आरबीआई खुद मार्केट में परचेज और सेल करेगी सिक्योरिटीज को। जरूरत पड़ने पर आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को बेचेंगे, सामने पैसे मिलेंगे उसको। जरूरत पड़ने पर आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदेंगे कमर्शियल बैंक से और उनको पैसे प्रोवाइड करेंगे। बात समझ गए? अगर मान लीजिए कि वो इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन्फ्लेशन में वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सेल करेंगे सिक्योरिटी। किसको सेल करेंगे? कमर्शियल बैंक को। ऐसा मस्त अट्रैक्टिव स्कीम लेकर आ जाएंगे, है ना, कि जहां पर कमर्शियल बैंक अट्रैक्ट होगी, वो सिक्योरिटीज खरीदेंगे और खरीदने पर सामने पैसे किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास पैसे आ जाएंगे। बात फिर से वही, कमर्शियल के पास पैसों का जो बंच है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, सो दैट मार्केट में लोन कम जाएगी। एंड इन केस ऑफ देयर इज अ रिसेशन, तो रिसेशन के टाइम पर आरबीआई सिक्योरिटीज को क्या करेंगे? खरीदेंगे, कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी खरीदेंगे और सामने उनको पैसे देंगे ताकि वो मार्केट में, मतलब उसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी कमर्शियल बैंक की और मार्केट में वो पैसा थोड़ा ज्यादा सर्कुलेट होगा। दिस इज हाउ बैंक वर्क्स, आरबीआई वर्क्स। ठीक है, वो बॉन्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज वगैरह मार्केट में जो है खरीदना बेचने का काम करता है। इसके अलावा कभी कभी बैंक जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए भी सिक्योरिटी खरीदता है। नॉट नेसेसरी कि और ऑलवेज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, समटाइम्स इट इज फॉर दैट कि भाई दोनों परिस्थिति में वो खरीदे भी बेचेंगे भी। नॉर्मल सिचुएशन में जब उनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में पैसों की जरूरत है तो वो ये काम कर सकते हैं, बट स्पेशल पर्पस मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन या रिसेशन को काबू में रखने के लिए। लास्ट वन, देयर इज अ स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट द शॉक ऑफ द फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व्स जो है, बैलेंस शीट जो है, जैसे अपने पढ़ते हैं ना अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, वैसे गवर्नमेंट का भी बैलेंस शीट वगैरह होता है। अब आप जानते ही होंगे कि भाई बैलेंस शीट पीएनएल जो है वो मतलब एक ट्रेंड में चलता है, एक फ्लो में चलता है, रिदम में चलता है। कभी एक्सेसिव फंड का आ जाना बैलेंस शीट को हिला देगा, कभी एक्सेसिव फंड गिर जाना बैलेंस शीट को हिला देगा, है ना। अचानक से इनफ्लो हो जाना और हैवी वाला इनफ्लो हो जाना बैलेंस शीट को थोड़ा सा एक्सेसिव बना देगा, बल्कि बना देगा। या फिर कभी कभी एकदम से गिर जाना वो बैलेंस शीट को थोड़ा खोखला बना देगा। इसको कहा जाता है शॉक। ना तो एक्सेसिव अच्छा है, ना तो एकदम कम अच्छा है। फॉरेन ट्रेड के चलते कभी कभी क्या हो जाता है कि भी एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ और फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा आ गए सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, तो अपनी कुछ सिक्योरिटीज को बेच देंगे ताकि वो जो एक्सेसिव इनफ्लो है ना वो कूल डाउन हो जाए।
ठीक है। एंड अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया है और हमसे फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा पेमेंट में चले गए हैं, कम पड़ गया है, तो वो कमी को पूरी करने के लिए कुछ नई सिक्योरिटीज को खरीदेंगे ताकि वो जो खड्डा पड़ा है, वो जो एक शॉर्टेज क्रिएट हुई, उसको फुलफिल कर पाए। तो इसको कहा जाता है स्टरीलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट। स्टरीलाइज करना मतलब हम अपने अकाउंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आने देंगे, उसको डैमेज नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी खरीद लेंगे और जरूरत पड़ी तो सिक्योरिटी बेचकर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये थे आपके मॉनेटरी क्वांटिटेटिव मेजर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखना जरा इसको। आई होप कि आपको ये पूरा लिटरली समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा लेक्चर के अंदर। हालांकि क्वालिटेटिव मेजर्स जो है वो अभी बाकी रहेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, अगले लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मीनवाइल आपके कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, है ना। और सब्सक्राइब जरूर रखना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट भी करना एंड लाइक भी दबा देना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।